इंटरनल ट्रेड, आंतरिक व्यापार। इसको डोमेस्टिक ट्रेड भी कहा जाता है, यानी कि घरेलू व्यापार। इंटरनल ट्रेड से मतलब उस ट्रेड से है, उस व्यवसाय से है जब गुड्स या सर्विसेज को एक देश की बाउंड्रीज के अंदर ही खरीदा और बेचा जाता है, यानी कि खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों ही किसी देश के अंदर के ही निवासी होते हैं। तो ऐसे ट्रेड को इंटरनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड कहा जाता है। इंटरनल ट्रेड को भी आगे क्लासिफाई किया जा सकता है होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड में। इसमें होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड ऐसा ट्रेड होता है जब गुड्स और सर्विसेज को बड़ी क्वांटिटी में खरीदा जाता है और मकसद होता है उनको रीसेल करना या इंटरमीडिएट यूज के लिए अप्लाई करना, यूज करना। मतलब होलसेलर्स जनरली स्वयं तो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूसर से सामान खरीदते हैं और आगे इस सामान को बेचते हैं उन व्यवसायियों के लिए, उन बिजनेसमैन के लिए जो इस सामान को फिर से रीसेल करेंगे, या इंटरमीडिएट यूज के लिए कोई फैक्ट्री या कोई मैन्युफैक्चरर भी इनसे सामान खरीद लेता है अपने इंटरमीडिएट यूज के लिए। होलसेलर्स के बारे में और कुछ फैक्ट जानेंगे। होलसेलर एक इंपॉर्टेंट लिंक की तरह काम करते हैं मैन्युफैक्चरर और रिटेलर्स के बीच में। जो सामान का प्रोड्यूसर है और जो रिटेलर है, यानी कि जो फुटकर व्यापारी हैं, उनके बीच में एक मीडिएटर की भूमिका अदा करते हैं होलसेलर। होलसेलर गुड्स का टाइटल लेते हैं अपने नाम और रिस्क बियर करते हैं बिजनेस की, जो भी रिस्क आती है इनको सामान के सेल और परचेज में। कहने का मतलब ये है कि जो होलसेलर्स होते हैं ये अपने नाम से सामान खरीद लेते हैं। टाइटल का मतलब होता है, गुड्स का टाइटल लेने का मतलब कि ये अपने ओनरशिप में उन गुड्स को रखते हैं मैन्युफैक्चरर से खरीद करके, और इन गुड्स को जब वो रिटेलर्स को बेचते हैं तो इस बीच वाला पीरियड जो है जिसमें ये सामान अपने पास रखते हैं वो पूरी रिस्क इनकी रहती है। मैन्युफैक्चरर अपनी रिस्क से मुक्त हो जाता है जैसे ही सामान होलसेलर के पास आता है, और रिटेलर के पास जब तक सामान नहीं जाता है तब तक ये होलसेलर के टाइटल में होता है, होलसेलर इसका ओनर होता है और वही इसकी रिस्क भी बियर करता है। होलसेलर बल्क में यानी कि ज्यादा मात्रा में सामान खरीदते हैं और बेचते हैं स्मॉल लॉट्स में रिटेलर्स को या इंडस्ट्रियल यूजर्स को। ये बहुत सारी एक्टिविटीज भी करते हैं, जैसे कि ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट या पैकिंग इनटू स्मॉलर लॉट्स, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, प्रमोशन ऑफ गुड्स, कलेक्शन ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, collection of small and scattered orders of retailers and distribution of supply to them। यानी कि जो होलसेलर्स हैं वो मैन्युफैक्चरर से एक बार सामान खरीद लेते हैं, वो उस सामान को खरीदने के बाद अगर जरूरत पड़ती है, सामान इस टाइप का है प्रोडक्ट कि उसकी अलग अलग वैरायटी, अलग अलग उसका क्वालिटी हो सकती है, तो उसकी ग्रेडिंग भी करते हैं। इसके अलावा उसकी रीपैकेजिंग भी करते हैं, इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराते हैं और रिटेलर तक पहुंचाने का सारा जिम्मेदारी भी ये लेते हैं। रिलीव द रिटेलर्स, ये रिटेलर्स को रिलीव कर देते हैं इस चीज से, इस टेंशन से कि उनको ज्यादा स्टॉक अपने यहाँ नहीं रखना पड़ता है। रिटेलर्स कम मात्रा में होलसेलर से खरीद लेते हैं और जो ज्यादा बड़ा स्टॉक रखता है वो होलसेलर स्वयं अपने यहाँ पे मेंटेन करता है। इसके अलावा ये रिटेलर्स को क्रेडिट फैसिलिटी भी देते हैं। जनरली जो होलसेलर्स होते हैं वो फाइनेंशियली काफी साउंड होते हैं और ये सामान प्रोड्यूसर से तो नकद भी खरीद लेते हैं, एडवांस भी देके खरीद लेते हैं और रिटेलर्स को उधार में बेच देते हैं। नेक्स्ट है सर्विसेज रेंडर्ड बाय होलसेलर। अब होलसेलर कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं, तो होलसेलर की जो सर्विसेज हैं उनको बांट सकते हैं हम अलग अलग कैटेगरीज में। सबसे पहला सर्विसेज जो ये मैन्युफैक्चरर्स को देते हैं। मैन्युफैक्चरर को सर्विस देते हैं फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन, क्योंकि मैन्युफैक्चरर को सामान के सेल करने की चिंता नहीं रहती है, वो होलसेलर्स के कॉन्टैक्ट में रहता है। होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में इससे सामान खरीदते हैं तो मैन्युफैक्चरर को केवल सामान बनाने की टेंशन रहती है और इससे वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर पाता है।
बियरिंग रिस्क, ये रिस्क भी बियर करता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर सामान जब बेच देता है होलसेलर को तो मैन्युफैक्चरर की कोई रिस्क नहीं रहती है, और इस तरीके से उसकी रिस्क को जो होलसेलर है वो स्वयं बियर करता है, चाहे वो रिस्क प्राइस कम हो जाना हो, चाहे थेफ्ट हो जाना हो, पिल्फरेज, स्पॉइलेज यानी कि सामान किसी कारणों से खराब हो जाए, चोरी हो जाए, वो सारी रिस्क भी होलसेलर बियर करता है। इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस, जनरली जो होलसेलर्स होते हैं वो ऑर्डर देते हैं मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर देते समय कई दफ़ा वो एडवांस पेमेंट भी कर देते हैं या कैश पेमेंट करते हैं। एक्सपर्ट एडवाइस, इसके अलावा क्योंकि होलसेलर जनरली किसी एक आइटम में डील करते हैं तो उसके वो स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। अब स्पेशलिस्ट हो जाते हैं तो वो मैन्युफैक्चरर को एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं मार्केट कंडीशंस के बारे में, कस्टमर्स के टेस्ट और प्रेफरेंस के बारे में, कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज के बारे में, मतलब मार्केट की भी ये जानकारी मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड कराते हैं। हेल्प इन मार्केटिंग फंक्शन, इसके अलावा मार्केटिंग फंक्शन में मदद करते हैं, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, वो अपना फोकस सामान बनाने पर रखता है और एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होलसेलर्स के थ्रू ही होता है, और होलसेलर स्वयं अपने अपने एरिया में जो मार्केटिंग का काम है उसको संभालते हैं। फैसिलिटेट प्रोडक्शन कंटिन्यूटी, इसके अलावा यह संभव बनाते हैं मैन्युफैक्चरर के लिए कि वो कंटिन्यूसली अपना प्रोडक्शन करते रहें, क्योंकि उनको सामान बेचने के लिए, मार्केटिंग के लिए ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर ज़्यादा होलसेलर्स, अच्छे होलसेलर्स उस मैन्युफैक्चरर के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। इसके अलावा स्टोरेज, क्योंकि होलसेलर स्वयं सामान खरीद लेते हैं, होलसेलर्स अपने यहाँ गोडाउन मेंटेन करते हैं, और इसलिए जो मैन्युफैक्चरर है उसको अपने यहाँ स्टोरेज नहीं करना पड़ता है, स्टोरेज करने का काम होलसेलर ही संभाल लेते हैं। इसके अलावा ये रिटेलर्स को भी सर्विसेज देते हैं, यही कारण है कि होलसेलर्स की हमेशा इंपोर्टेंस मार्केट में बनी रहती है, क्योंकि ये केवल मैन्युफैक्चरर को ही नहीं बल्कि रिटेलर्स को भी हेल्प करते हैं। किस तरीके से? अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, हमेशा एडिकेट पर्याप्त मात्रा में स्टॉक इनके यहाँ बना रहता है, क्योंकि होलसेलर्स बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं और अपने गोडाउन्स में रखते हैं, तो जो रिटेलर है उनको टेंशन नहीं लेना होता, उनके यहाँ जैसे ही सामान खत्म होता है वो होलसेलर से प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट है मार्केटिंग सपोर्ट, रिटेलर को मार्केटिंग सपोर्ट भी मिल जाती है। होलसेलर जनरली एक बड़े एरिया में, एक बड़े शहर में काम करते हैं, वहाँ पे छोटे कई रिटेलर्स हो सकते हैं, तो शहर में पूरे में या किसी पर्टिकुलर एरिया में जितने में किसी होलसेलर की डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती है वहाँ पे वो मार्केटिंग का काम भी करता है और उससे रिटेलर्स को भी फायदा मिलता है। ग्रांट ऑफ क्रेडिट, इसके अलावा ये रिटेलर्स को रेगुलर बेसिस पे जो रेगुलर खरीदारी करते हैं, जो कस्टमर या जो रिटेलर इनके यहाँ से, उनको क्रेडिट फैसिलिटी पे सामान देते रहते हैं। जब सामान बिक जाता है तो रिटेलर इनको पेमेंट कर देता है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, क्योंकि इनको अपने जिस चीज में डील करते हैं, जिस प्रोडक्ट में डील करते हैं उसकी अच्छी जानकारी रहती है, तो उस जानकारी को रिटेलर्स को भी प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा रिस्क शेयरिंग, रिटेल अगर होलसेलर ना हो तो रिटेलर को कई रिस्क स्वयं बियर करनी पड़ेंगी, लार्ज क्वांटिटी रखनी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि होलसेलर रहता है तो कुछ जो रिस्क होती है रिटेलर की उसको ये बियर कर लेता है। जैसे कि क्वांटिटी जो होलसेलर है वही मेंटेन कर लेता है, तो रिटेलर को क्वांटिटी में पैसा नहीं लगाना पड़ता है, मतलब ज्यादा इन्वेंट्री अपने यहाँ नहीं रखनी पड़ती है। इसके अलावा स्टोरेज में कोई रिस्क, पिल्फरेज, ऑब्सोलेसेंस, रिडक्शन इन प्राइसेस, ये रिस्क भी होलसेलर ही बियर कर लेता है, क्योंकि होलसेलर अपने नाम से सामान खरीद के अपने पास रखता है। नेक्स्ट है रिटेल ट्रेड। अब रिटेल ट्रेड क्या है? अभी तक हमने पढ़ा होलसेल ट्रेड के बारे में, तो होलसेल ट्रेड जो होता है वो बड़ी मात्रा में सामान खरीदा जाता है होलसेलर के द्वारा। जनरली होलसेलर सीधा मैन्युफैक्चरर से खरीदता है और छोटी छोटी मात्रा में रिटेलर्स को बेचता है। अब हम पढ़ेंगे रिटेल ट्रेड के बारे में। तो रिटेलर वो छोटा रूप होता है व्यवसायी का जो होलसेलर से खरीदता है सामान और सीधा कंज्यूमर को बेच देता है। रिटेलर जो होते हैं, रिटेल ट्रेड या जो होता है, इसका मतलब है गुड्स और सर्विसेज की सेल अल्टीमेट कंज्यूमर को, यानी कि जो स्वयं कंज्यूम करेगा उसको सामान ये बेचता है। रिटेलर एक बिजनेस एंटरप्राइज होता है जो कि गुड्स या सर्विसेज के सेल और परचेज में लगा होता है और सेल करता है डायरेक्ट कंज्यूमर्स को। रिटेलर नॉर्मली गुड्स खरीदते हैं लार्ज क्वांटिटी में। अब यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी का मतलब कंपैरेटिवली लार्ज है, यानी कि ये अगर हम होलसेलर की दृष्टि से देखेंगे तो स्मॉल क्वांटिटी होती है, और अगर एक कंज्यूमर की दृष्टि से देखेंगे तो वहां पे के लिए ये लार्ज हो सकती है।
फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल्स देम इन स्मॉल क्वांटिटीज टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स, और बाद में ये अल्टीमेट कंज्यूमर्स को स्मॉल क्वांटिटी में सामान बेच देते हैं। सर्विसेज रेंडर्ड बाय रिटेलर, अब रिटेलर्स कौन कौन सी सर्विस देते हैं? सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को कौन कौन सी सर्विसेज रिटेलर्स प्रोवाइड कराते हैं? हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में ये मदद करते हैं। मैन्युफैक्चरर किसी एक जगह पे होता है, पूरे देश में या इंटरनेशनल लेवल पे भी उसका सामान बेचा जाता है, तो ये सभी तभी संभव होता है जब रिटेलर्स उसके सामान को बेचते हैं। तो इस तरीके से एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाना और बेचना ये रिटेलर्स का काम हो जाता है, और इसलिए रिटेलर्स प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। प्लेस यूटिलिटी का मतलब होता है कि एक प्लेस पे जहां पे सामान बन रहा है उसकी वहां पे हो सकता है यूटिलिटी कम हो या ना हो, लेकिन जहां पे सामान नहीं बन रहा है वहां पे इसकी यूटिलिटी हो सकती है, तो वहां पे जो रिटेलर है वो इस यूटिलिटी को प्रोवाइड कराता है, क्योंकि वो सामान को उसकी सही जगह पे पहुंचाता है। पर्सनल सेलिंग, इसके अलावा ये पर्सनल सेलिंग करके भी मदद करता है होलसेलर को, क्योंकि होलसेलर या जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो डायरेक्ट कस्टमर से नहीं मिलते हैं। पर्सनल सेलिंग का काम जो होता है वो रिटेलर्स ही संभालते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट टच में रहते हैं कस्टमर के में। एनेबलिंग लार्ज स्केल ऑपरेशन, जो रिटेलर्स होते हैं वो बड़ी संख्या में देश भर में फैले होते हैं, और इसलिए जगह जगह से डिमांड मैन्युफैक्चरर के पास रिटेलर्स के माध्यम से आती है, रिटेलर से होलसेलर, होलसेलर से मैन्युफैक्चरर, तो इसलिए लार्ज स्केल पे भी बिजनेस चल पाता है मैन्युफैक्चरर्स का और होलसेलर्स का। कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, क्योंकि मार्केट में रिटेलर ही वो इकाई होता है इस कड़ी की जो डायरेक्ट कंज्यूमर से जुड़ा होता है, तो कंज्यूमर से डायरेक्ट जुड़ा होने की वजह से ये उनकी जानकारी, मार्केट की जानकारी लेकर के पहुंचाते हैं मैन्युफैक्चरर्स के पास। उनका कस्टमर्स का टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, इन सारी जानकारियों को मैन्युफैक्चरर चाहता है, और मैन्युफैक्चरर को ये जानकारी मिलती है किससे? उसको मिलती है रिटेलर से, और उनके बेस पे वो सामान बनाने का डिसीजन लेता है। हेल्प इन प्रमोशन, इससे प्रमोशन में भी मदद मिलती है, ये प्रमोशन में मदद करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज स्वयं भी चलाते हैं। जो रिटेलर्स हैं वो बोर्ड, बैनर अपनी दुकान पे डेकोरेशन के माध्यम से लगाते हैं, उससे भी सामान की प्रमोशन होती है। नेक्स्ट है सर्विसेज टू कंज्यूमर, अब कंज्यूमर को भी ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं रिटेलर, जिसकी वजह से कंज्यूमर इनके माध्यम से सामान खरीदना पसंद करता है। सबसे पहला रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, लोगों को रेगुलर अवेलेबिलिटी मिल जाती है प्रोडक्ट की, यानी कि लोग अपने यहाँ स्टोर करके नहीं रखते हैं, बहुत सी रोजमर्रा की चीजें वो डायरेक्ट डेली शॉप से खरीदना चाहेंगे, तो डेली अगर वो खरीदना चाहेंगे तो ये जो काम है, ये जो सर्विस है वो रिटेलर ही प्रोवाइड कराता है। आप अपने जहाँ पे भी रहते हैं वहां पे अड़ोस पड़ोस में किसी रिटेलर से डेली सामान खरीदने जाते होंगे, वही सर्विस रिटेलर प्रोवाइड कराता है। न्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, नया जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो कई दफा कंज्यूमर को सीधे पता नहीं चलता है, तो उस सामान की जानकारी भी रिटेलर के माध्यम से उसे मिलती है। कन्वीनियंस एंड बाइंग, खरीदने में सुविधा, कस्टमर कभी कभी सामान जब खरीदता है तो वो अनकंफर्टेबल रहता है, वो समझ नहीं पाता है कि मुझे कौन सा सामान लेना चाहिए। ऐसे केस में जो रिटेलर है वो उसकी मदद करता है, उसको बताता है कि उसके लिए कौन सा सामान सूटेबल रहेगा। इसके अलावा वाइड सिलेक्शन, जनरली जो रिटेलर्स होते हैं वो डिफरेंट वैरायटीज में काम करते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स का सामान रखते हैं, तो इसलिए एक वाइड सिलेक्शन यहाँ पे मिल जाता है कंज्यूमर को। आफ्टर सेल सर्विस, इसके अलावा रिटेलर्स के माध्यम से ही कंपनी जो होती हैं वो कई तरह की आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा रिटेलर स्वयं से भी कुछ सर्विस देते हैं, जैसे होम डिलीवरी, जो एक पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर का ऑर्डर अगर कोई रहता है तो ये उसको फ्री होम डिलीवरी भी प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड कराना और कस्टमर्स को अटेंड करना, ये फैसिलिटी भी रिटेलर्स की वजह से मिल पाती है कस्टमर्स को। प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, इसके अलावा क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं रिटेलर्स, कभी कभी प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट फैसिलिटी अपने रेगुलर बायर्स को। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड, अब रिटेल ट्रेड के टाइप क्या हैं, कौन कौन से प्रकार हैं। रिटेल ट्रेड अलग अलग बेसिस पे अलग अलग टाइप से बांटा जा सकता है, जैसे साइज के बेस पे बांटेंगे तो लार्ज हो सकता है, मीडियम हो सकता है, स्मॉल हो सकता है। अगर टाइप ऑफ ओनरशिप के बेस पे बांटेंगे तो ट्रेडर, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी हो सकते हैं। अगर मर्चेंडाइज यानी कि गुड्स जिनमें वो डील करता है बिजनेस, उसके बेस पे बांटेंगे तो स्पेशलिटी स्टोर हो सकते हैं जहाँ पे एक ही टाइप की गुड मिलती है, सुपरमार्केट होते हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप की गुड्स मिल सकती हैं, और डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं जहाँ पे लगभग हर टाइप की गुड मिल जाती है। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस,
अब फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस के बेस पे दो तरीके के हो सकते हैं, इटिनरेंट रिटेलर और फिक्स्ड शॉप रिटेलर। इटिनरेंट यानी कि घूमने वाले रिटेलर जो एक जगह नहीं रुकते हैं, और फिक्स्ड शॉप यानी कि एक जगह रुकने वाले रिटेलर्स। इटिनरेंट रिटेलर्स, इटिनरेंट रिटेलर ऐसे रिटेलर जो घूमते रहते हैं, एक जगह नहीं रुकते हैं। इटिनरेंट रिटेलर्स ऐसे ट्रेडर होते हैं, ऐसे व्यापारी होते हैं जिनका व्यवसाय का कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होता है। वो हमेशा मूव करते रहते हैं और वो एक स्ट्रीट से दूसरी स्ट्रीट जाते रहते हैं अपने सामान को लेकर। अपना सामान बेचने के लिए वो एक से दूसरी जगह जाते हैं ताकि उनको कस्टमर्स मिलें और वो सामान बेचते हैं। ये स्मॉल ट्रेडर होते हैं जनरली, जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं, यानी कि काफ़ी कम पूंजी और काफ़ी कम उनके पास साधन होते हैं। नॉर्मली ये ऐसे कंज्यूमर प्रोडक्ट में डील करते हैं जो डेली यूज के लिए यूज किए जाते हैं कंज्यूमर्स के द्वारा, जैसे टॉयलेटरी प्रोडक्ट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सो ऑन। एम्फेसिस ऑफ सच ट्रेडर्स, ऐसे ट्रेडर्स का जो ज़्यादा फोकस रहता है, एम्फेसिस रहता है, वो रहता है कि वो ग्रेटर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट को अवेलेबल कराते हैं वेरी डोर स्टेप, यानी कि लोगों के दरवाजे पे जाकर के ही सामान प्रोवाइड करा देते हैं। तो इससे एक कस्टमर को बड़ी फैसिलिटी मिल जाती है, उसके घर पे ही सामान पहुंच जाता है। ऐसे रिटेलर्स अपने लिमिटेड इन्वेंट्री अपने पास रखते हैं, यानी कि कम स्टॉक रखते हैं, मर्चेंडाइज यानी कि गुड्स का सामान का, जिसमें वो डील करते हैं। या तो अपने घर पे ही सामान रख लेते हैं या किसी अन्य जगह पे, लेकिन जो सामान रखते हैं वो काफ़ी कम रखते हैं। अब इनके मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं इटिनरेंट रिटेलर्स के, खास तौर पे इंडिया में। भारत के संदर्भ में बात करें तो इनके जो मुख्य टाइप हैं उनमें पेडलर्स एंड हॉकर्स आते हैं। पेडलर्स और हॉकर्स ये ओल्डेस्ट फॉर्म है रिटेलर्स की किसी भी मार्केट में, जिसका अभी तक भी वजूद खत्म नहीं हुआ है। इवन मॉडर्न टाइम्स में भी इनका यूज बना हुआ है। ये या तो काफी स्मॉल लेवल के प्रोड्यूसर होते हैं या पैटी ट्रेडर, यानी कि पैटी का मतलब भी स्मॉल ही होता है, स्मॉल छोटे व्यापारी होते हैं जो अपने प्रोडक्ट को कैरी करते हैं। यानी कि हम पेडलर्स और हॉकर्स की बात कर रहे हैं जो अपने प्रोडक्ट को कैरी करते हैं या तो बाईसाइकिल पे, हैंड कार्ट पे, साइकिल रिक्शा पे या अपने हेड्स पे। बाईसाइकिल, हैंड कार्ट या साइकिल रिक्शा पे जो सामान लेके जाते हैं उनको पेडलर कहते हैं, और जो अपने सिर पे सामान रख के जाते हैं उनको हॉकर्स कहते हैं। ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं अपने सामान को लेकर के और कस्टमर्स को डोर स्टेप पे सामान प्रोवाइड कराते हैं। खास तौर पे ये नॉन स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स में डील करते हैं, यानी कि इनकी जो गुड्स रहती हैं वो लोकल टाइप की रहती हैं और कम वैल्यू, लो वैल्यू के प्रोडक्ट इनके रहते हैं, जैसे कि टॉयज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फैब्रिक्स, कारपेट, स्नैक्स, आइसक्रीम एटसेट्रा। इसके अलावा ये रेजिडेंशियल एरियाज के स्ट्रीट्स में, गलियों में पाए जाते हैं जनरली, जहाँ पे लोग रहते हैं, या एग्जीबिशंस जहाँ पे लगते हैं वहाँ पे मिल जाते हैं, या आउटसाइड स्कूल्स के बाहर मिल जाते हैं ड्यूरिंग लंच ब्रेक एटसेट्रा। मार्केट ट्रेडर्स, अब मार्केट ट्रेडर्स भी स्मॉल रिटेलर होते हैं और ये अपनी शॉप्स को ओपन करते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे ऑन फिक्स्ड डेज और डेट्स। जैसे कभी सुना होगा कि सैटरडे मार्केट, कहीं पे संडे मार्केट, कहीं पे मंडे मार्केट, कहीं ट्यूसडे मार्केट, मंगल बाजार के नाम से इस तरह से प्रसिद्ध रहते हैं। और जिस दिन का बाजार जहाँ पे होता है वहाँ पे जाके ये अपनी शॉप लगाते हैं उस दिन के लिए। डीलिंग इन वन पर्टिकुलर लाइन ऑफ मर्चेंडाइज, ये किसी खास एक तरह के सामान में डील करते हैं। जैसे अगर कोई फैब्रिक्स का है तो फैब्रिक्स का ही, रेडीमेड गारमेंट्स का, टॉयज का, क्रॉकरी का या अन्य कोई भी जनरल टाइप का सामान रखते हैं। और जहाँ पे जब साप्ताहिक, वीकली मार्केट वगैरह जो लगती हैं किसी एक पर्टिकुलर डे को, अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिन में मार्केट लगती हैं और जिस दिन जहाँ जो मार्केट लगती है उसमें ये शामिल हो जाते हैं। मेनली ये लोअर इनकम ग्रुप की जो नीड होती है उसको कैटर करते हैं, उसको पूरा करते हैं। कस्टमर्स की जो लोअर इनकम ग्रुप वाले कस्टमर्स होते हैं उनकी नीड्स को पूरा करते हैं। और ये डील करते हैं ऐसे सामान में जो लो प्राइस्ड रहते हैं, कम प्राइस्ड वाले डेली यूज के सामान। नेक्स्ट है स्ट्रीट ट्रेडर्स, यानी कि पेमेंट वेंडर्स।
स्मॉल रिटेलर्स, ये भी स्मॉल रिटेलर होते हैं जो कॉमनली पाए जाते हैं ऐसे प्लेसेस पे जहाँ पे ह्यूज फ्लोटिंग पॉपुलेशन इकट्ठा होती है, यानी कि बड़ी मात्रा में लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं। इनके मुख्य एग्जांपल्स हैं नियर रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड्स पे। ये कंज्यूमर्स को ऐसे आइटम सेल करते हैं जो कॉमन यूज के रहते हैं, जैसे स्टेशनरी आइटम, ईटेबल्स, रेडीमेड गारमेंट्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स। डिफरेंट फ्रॉम मार्केट ट्रेडर्स, ये मार्केट ट्रेडर्स से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं इस सेंस में कि ये उतना जल्दी अपना प्लेस चेंज नहीं करते हैं जितना जल्दी मार्केट ट्रेडर्स करते हैं। नेक्स्ट है चीप जैक्स। चीप जैक्स में वो पैटी रिटेलर्स आते हैं जिनकी इंडिपेंडेंट शॉप्स रहती हैं और वो टेम्परेरी नेचर की रहती हैं किसी बिजनेस लोकेलिटी में, यानी कि किसी मार्केट में ही, बिजनेस लोकेलिटी में ही रहती हैं, इंडिपेंडेंट रहती हैं और टेम्परेरी नेचर की रहती हैं। ये चेंज करते रहते हैं अपना बिजनेस एक जगह से दूसरी जगह, उस जगह की पोटेंशियलिटी को देखते हुए, यानी कि जिस एरिया में जिस चीज की डिमांड जब ज्यादा होती है उस एरिया में पहुंच जाते हैं अपना व्यवसाय लेकर के। हालांकि इनका चेंज ऑफ प्लेस उतना फ्रीक्वेंट नहीं होता है जितना कि हॉकर्स या मार्केट ट्रेडर्स का होता है। ये डील करते हैं कंज्यूमर आइटम्स में, साथ ही साथ सर्विसेज में भी, जैसे रिपेयर ऑफ वॉचेज, शूज, बकेट्स एटसेट्रा। नेक्स्ट है फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। ये वो रिटेलर रहते हैं जिनकी शॉप फिक्स्ड रहती हैं, एक जगह पे रहती हैं। यह रिटेल शॉप मेंटेन करते हैं परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि परमानेंट जगह रहती है इनकी जहां पे ये अपना मर्चेंडाइज यानी कि गुड्स सामान सेल करते हैं। इनके पास कंपैरेटिवली रिसोर्सेज ग्रेटर रहते हैं, ज्यादा रहते हैं, और ये रिलेटिवली लार्ज स्केल पे बिजनेस करते हैं। ऐसे रिटेलर्स डिफरेंट प्रोडक्ट में डील करते हैं जिसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी और नॉन ड्यूरेबल्स भी शामिल रहते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ऐसे सामान को कहा जाता है जो टिकाऊ होते हैं, काफी लंबे समय तक चलते हैं। नॉन ड्यूरेबल ऐसे सामान को कहा जाता है जिनका जो लाइफ होता है वो काफी कम रहता है, वो जल्दी ही खराब हो जाते हैं अगर नहीं बिकते हैं तो। ऐसे रिटेलर्स की कैटेगरी की ग्रेटर क्रेडिबिलिटी होती है, यानी कि इनकी गुडविल काफी अच्छी रहती है कस्टमर्स के माइंड में। ये प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज कस्टमर्स को, जैसे कि होम डिलीवरी, गारंटी भी देते हैं सामान की, रिपेयर्स, क्रेडिट फैसिलिटी या अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर्स एटसेट्रा। टाइप्स ऑफ फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। अब फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं? इसमें ये जनरली दो तरीके के हो सकते हैं फिक्स्ड शॉप रिटेलर, स्मॉल शॉपकीपर्स और लार्ज रिटेलर्स। ये जो लार्ज रिटेलर्स रहते हैं इनका तो साइज इतना बड़ा रहता है कि जनरली ये प्रोड्यूसर से भी बड़ा इनका साइज रहता है। स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप में पहले देखेंगे जनरल स्टोर। जनरल स्टोर मोस्ट कॉमनली फाउंड होते हैं लोकल मार्केट में या रेसिडेंशियल एरियाज में। कैरी स्टॉक ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि इनका नाम ही जैसा कि जनरल स्टोर है, यानी कि जनरल सामान इनके यहाँ पे मिल जाता है डिफरेंट वैरायटीज का। ये कस्टमर्स की डे टू डे की नीड्स को पूरा करते हैं। ये ओपन रहते हैं लंबे समय तक कन्वीनियंट टाइमिंग्स पे, और ऑफन ये प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट फैसिलिटी भी अपने रेगुलर कस्टमर्स को, क्योंकि ये फिक्स्ड शॉप रखते हैं तो जो रेगुलर कस्टमर्स इनके यहाँ आते हैं उनको ये क्रेडिट पे भी सामान प्रोवाइड कराते हैं। प्रोडक्ट ऑफ डेली यूज, जैसे कि ग्रोसरी के आइटम, ग्रोसर्स, सॉफ्ट ड्रिंक, टॉयलेटरी प्रोडक्ट, स्टेशनरी, कन्फेक्शनरी, इस टाइप की शॉप्स आपको मार्केट में दिख जाएंगी, ये ही कहलाती हैं जनरल स्टोर्स। नेक्स्ट है स्पेशलिटी शॉप। जनरल स्टोर क्योंकि जनरल रहता है, वहां पे डिफरेंट टाइप की गुड्स मिल जाएंगी हमें, लेकिन स्पेशलिटी शॉप्स का नाम जैसे कि स्पेशलिटी शॉप है, यानी कि स्पेशल किसी पर्टिकुलर एक ही टाइप का सामान ये रखते हैं। ये पॉपुलर होते हैं पर्टिकुलरली अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्रों में इस तरह की दुकानें हमें देखने को ज्यादा मिलती हैं। ये स्पेशलाइज करते हैं किसी स्पेसिफिक लाइन ऑफ प्रोडक्ट के सेल में। फॉर एग्जाम्पल जैसे चिल्ड्रन गारमेंट्स, तो चिल्ड्रन गारमेंट्स ही मिलेंगे किसी पर्टिकुलर दुकान पे। मेंस वियर तो केवल मेंस वियर ही मिलेंगे। लेडीज शूज है तो वही रखेंगे। टॉयज, गिफ्ट, स्कूल यूनिफॉर्म, कॉलेज बुक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, यानी कि जिस एक टाइप का ये सामान रखते हैं उसी लाइन का सामान रखते हैं। ये लोकेटेड होते हैं सेंट्रल प्लेस पे, यानी कि मेन मार्केट में अक्सर ऐसी दुकानें पाई जाती हैं स्पेशलिटी शॉप्स। ये प्रोवाइड करते हैं वाइड चॉइस टू द कस्टमर्स इन द सिलेक्शन ऑफ गुड्स, यानी कि ये वाइड चॉइस, बड़ी चॉइस देते हैं कंज्यूमर्स को गुड्स के सिलेक्शन में, क्योंकि ये अगर स्पेशलिटी गुड्स रखते हैं
तो उस स्पेशलिटी गुड्स में भी डिफरेंट ब्रांड का सामान ये रख सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है, कॉमनली ये पाए जाते हैं स्ट्रीट के क्रॉसिंग्स पे या अलग जगहों पे जहां पे ट्रैफिक काफी ज्यादा रहता है। ये अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ फ्लोटिंग कस्टमर्स को, यानी कि जो कस्टमर्स आने जाने वाले होते हैं उनको अपनी तरफ ही आकर्षित करते हैं और डील करते हैं मेनली ऐसे गुड्स में जो चीप वैरायटी की होती हैं, जैसे हॉजरी प्रोडक्ट, टॉयज, सिगरेट, सॉफ्ट ड्रिंक। ये अपनी सप्लाई लोकल सप्लायर से लेते हैं या होलसेलर से। ये हैंडल करते हैं गुड्स को बहुत स्मॉल स्केल पे, यानी कि कम सामान ही अपने यहाँ पे शॉप पे रखते हैं। कन्वीनियंट सर्विसेज टू द कस्टमर्स इन बाइंग सम ऑफ द आइटम्स ऑफ देयर नीड, यानी कि ये कस्टमर्स को कन्वीनियंट सर्विसेज देते हैं जिससे वो अपनी नीड का सामान खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड हैंड गुड्स शॉप। सेकेंड हैंड गुड्स शॉप ये ऐसी शॉप होती हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सेकेंड हैंड गुड्स यहाँ पे खरीदी बेची जाती हैं। ये डील करते हैं सेकेंड हैंड या यूज्ड गुड्स में, जैसे कि बुक्स, क्लॉथ, ऑटोमोबाइल, फर्नीचर, अदर हाउस होल्ड गुड्स, पुरानी वस्तुओं में डील करते हैं। पर्सन्स जिनके पास मोडेस्ट मीन्स ऑफ परचेज, यानी कि जिनके पास खरीद के लिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं रहता है, ऐसे लोग यहाँ से सामान खरीदते हैं। गुड्स जनरली लोअर प्राइसेस पे बेची जाती हैं, क्योंकि सेकंड हैंड गुड्स हैं तो लोअर प्राइसेस पे बेची जाती हैं। इसके अलावा ये कुछ रेयर स्टॉक्स को भी रख सकते हैं, रेयर ऑब्जेक्ट को भी अपने स्टॉक में रख सकते हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल वैल्यू का कोई सामान, एंटीक आइटम जो नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलता हो, और इनको ये जनरली हैवी प्राइसेस पे बेचते हैं लोगों को। लार्ज स्केल रिटेलर्स, अब ऐसे रिटेलर जो बड़े स्केल पे काम करते हैं, इसमें मुख्य है डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर एक लार्ज इस्टेब्लिशमेंट होता है, यानी कि बड़ी संस्था होती है जो ऑफर करती है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, डिफरेंट टाइप का सामान, जिसको क्लासिफाई किया जा सकता है वेल डिफाइंड डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट वाइज गुड्स रहती हैं और वो सेटिस्फाई करती हैं हर एक कंज्यूमर की नीड को एक रूफ के नीचे, एक ही छत के नीचे, सुई से लेकर जहाज तक का सामान इसमें मिल जाता है। इट हैज ए नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, इसके बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ईच वन कन्फाइनिंग इट्स एक्टिविटी, यानी कि हर डिपार्टमेंट केवल अपने जिस प्रोडक्ट में वो डील करता है उसी तक सीमित रहता है। जैसे कि सेपरेट डिपार्टमेंट हो सकते हैं टॉयलेटरीज के लिए, मेडिसिन के लिए, फर्नीचर के लिए, ग्रोसरीज के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, क्लॉथिंग के लिए, ड्रेस मटेरियल के लिए एक स्टोर में जितना भी सामान होगा उसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट रहता है। ये कहावत है कि ए पिन टू एलिफेंट, सारा सामान मिल जाना इसके पीछे एक स्पिरिट होती है। स्टोर्स इस लाइन पे इंडिया में जो हैं जनरली उनमें शामिल हैं। इंडिया में जो स्टोर इस लाइन पे हैं डिपार्टमेंटल स्टोर के तौर पे, अकबरेली मुंबई में या स्पेंसर्स चेन्नई में। एक मॉडर्न डिपार्टमेंटल स्टोर प्रोवाइड करता है डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज, जैसे आपको उसमें रेस्टोरेंट भी मिलेगा, ट्रैवल एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो भी मिल जाएगा, टेलीफोन बूथ, रेस्ट रूम्स एटसेट्रा। जनरली ऐसे स्टोर लोकेटेड होते हैं सेंट्रल प्लेस पे, मेन मार्केट में मिलेंगे ये भी, इन द हार्ट ऑफ द सिटी, जो कैटर करता है लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को। साइज ऐसे स्टोर्स का काफी बड़ा होता है। जनरली ये फॉर्म होते हैं इसलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी के तौर पे, जो कि मैनेज की जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। एक डिपार्टमेंटल स्टोर कंबाइन करता है दोनों फंक्शंस को, रिटेलिंग को भी और वेयर हाउसिंग को भी। ये जनरली सेंट्रलाइज्ड परचेज अरेंजमेंट होता है इनका, यानी कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट तो हर सामान के होते हैं, लेकिन इनका एक सेंट्रल परचेज डिपार्टमेंट होता है जो कि हर डिपार्टमेंट के लिए परचेज का काम करता है। जिस भी डिपार्टमेंट को सामान नीड है वो उस सामान की नीड इस परचेज डिपार्टमेंट को बताएगा और परचेज डिपार्टमेंट ही सारे डिपार्टमेंट्स के लिए सामान खरीदेगा। चेन स्टोर्स, चेन स्टोर्स को मल्टीपल शॉप्स भी कहा जाता है। ये रिटेल शॉप्स का एक नेटवर्क होता है जिसका ओनर एक ही होता है
कोई मैन्युफैक्चरर या उसकी ऑपरेशंस एक ही मैन्युफैक्चरर संभालता है। बहुत सी शॉप्स जिनका सिमिलर अपीयरेंस होता है, यानी कि हर जगह इनकी साज सज्जा एक जैसी होती है, इसलिए इनका जो लुक होता है वो एक जैसा ही दिखता है। ये अलग अलग लोकेलिटीज में इस्टेब्लिश की जाती हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में हमको मिल जाएंगी। ये शॉप रन की जाती हैं सेम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो सामान बनाती है और आइडेंटिकल मर्चेंडाइजिंग स्ट्रेटेजीज भी अपनाती है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट और डिस्प्लेस के साथ। बाटा शू स्टोर, showrooms of DCM, Ray-Bans and fast food chains of Nirulas and McDonald's are examples of such shops in India. ऐसी शॉप लोकेटेड होती हैं फेयरली पॉपुलस लोकेलिटीज पे, यानी कि उन लोकेलिटीज पे मिलती हैं जहां पे लगभग ठीक ठाक पॉपुलेशन मिल जाती है, एवरेज से ज्यादा। वेयर सफिशिएंट नंबर ऑफ कस्टमर्स कैन बी अप्रोच, जहां पे पर्याप्त मात्रा में कस्टमर पहुंच सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग or procurement of merchandise for all the retail units is centralized at head office. मैन्युफैक्चरिंग या प्रोक्योरमेंट जहां पे होता है सामान का, जनरली रिटेल यूनिट्स का, वो एक जगह पे होता है जिसको हेड ऑफिस कहते हैं। यहीं से गुड्स डिस्पैच की जाती हैं बाकी सभी शॉप्स पे, यानी कि जो इनकी परचेज है वो सेंट्रल होती है। ईच रिटेल शॉप हर एक रिटेल शॉप डायरेक्ट सुपरविजन में रहती है एक ब्रांच मैनेजर के में, जो रेस्पॉन्सिबल होता है डे टू डे के मैनेजमेंट के लिए। ब्रांच मैनेजर डेली रिपोर्ट सेंड करता है हेड ऑफिस को अपने सेल्स के बारे में, कैश डिपॉजिट्स के बारे में और रिक्वायरमेंट ऑफ स्टॉक के बारे में। ऑल द ब्रांचेज, जितनी भी ब्रांचेज हैं वो कंट्रोल की जाती हैं हेड ऑफिस के द्वारा, जो कि कंसर्न रहता है फॉर्मुलेटिंग, यानी कि फॉर्मुलेट करने में पॉलिसीज और गेटिंग देम इम्प्लीमेंटेड। प्राइसेस ऑफ गुड्स इन सच शॉप्स, ऐसी शॉप्स में गुड्स के प्राइसेस फिक्स्ड रहते हैं, वहां पे कोई बार्गेनिंग नहीं होती है और सेल्स जनरली केवल कैश बेसिस पे होता है। नेक्स्ट है मेल ऑर्डर बिजनेस। मेल ऑर्डर हाउस में, मेल ऑर्डर बिजनेस में ऐसे बिजनेस आते हैं जो अपना सामान, अपनी गुड्स मेल के थ्रू भेजते हैं और बेचते हैं। जनरली इनका कोई डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता है सेलर के साथ, ऑनलाइन ऑर्डर मिल जाते हैं और ये होम डिलीवरी उनके पास भेज देते हैं। इसके बाद है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर ऐसे स्टोर होते हैं जो कॉपरेशन की भावना के तहत कंज्यूमर्स आपस में खोल लेते हैं। ये मैनेज किए जाते हैं और कंट्रोल किए जाते हैं स्वयं कंज्यूमर्स के द्वारा ही। ऐसे स्टोर्स का ऑब्जेक्टिव होता है कि मिडिलमैन की संख्या को घटाया जाए और जो मिडिलमैन को कमीशन के तौर पर बेनिफिट मिलता है उसका फायदा स्वयं कंज्यूमर्स को ही हो। कोऑपरेटिव स्टोर जनरली पूरे देश में है, डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और होलसेलर, और वो बेचते हैं टू द कंज्यूमर्स रीजनेबल प्राइसेस पे। एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर बनाने के लिए कम से कम 10 लोगों का होना आवश्यक है और उसको रजिस्टर्ड कराना आवश्यक है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत। हालांकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में कोई फिक्स लिमिट इसमें नहीं है। ऐसे स्टोर्स का मैनेजमेंट डेमोक्रेटिक तरीके से किया जाता है और इंटरेस्टेड होता है एक इलेक्टेड मैनेजमेंट कमेटी बनाने के लिए, जहां पे वन मैन वन वोट का सिद्धांत लागू होता है, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का रूल यहाँ पे लागू होता है। ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही एक रूप है और इसमें जो वोटिंग पावर रहती है वो 1 पर्सन 1 वोट होती है। इसमें किसी का चाहे ज्यादा पैसा लगाए चाहे कम लगाए यह नहीं देखा जाता है। नेक्स्ट है सुपरमार्केट। सुपरमार्केट एक लार्ज रिटेलिंग बिजनेस यूनिट होती है, बड़ी संस्था होती है जो रिटेल में सामान बेचती है, कंज्यूमर गुड्स बेचती है। गुड्स रखे जाते हैं रैक्स पे जिन पे लेबल लगे होते हैं प्राइस के और क्वालिटी के टैग्स लगे होते हैं। सुपरमार्केट ऑर्गेनाइज की जाती है डिपार्टमेंटल बेसिस पे ही, लेकिन कस्टमर्स इसमें बाई कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के गुड्स एक ही रूफ के नीचे। दरअसल जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स में
सभी तरह का सामान एक ही छत के नीचे मिल जाता है। ठीक वैसे ही सुपरमार्केट में भी, सुपर बाजार में भी सभी तरह का सामान एक ही छत के नीचे मिल जाता है। इस मामले में ये दोनों एक जैसे ही होते हैं। एज कंपेयर टू डिपार्टमेंटल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर की तुलना में ऐसे मार्केट कुछ सर्विसेज नहीं देते हैं, जैसे फ्री होम डिलीवरी, क्रेडिट फैसिलिटी, इस तरह की सर्विस ये प्रोवाइड नहीं कराते। एक सुपरमार्केट जनरली कंप्लीट लाइन ऑफ फूड आइटम्स कैरी करता है और ग्रोसरीज, इसके अलावा नॉन फूड कन्वीनियंस गुड्स भी। एक सुपरमार्केट ऑपरेट करता है सेल्फ सर्विस के प्रिंसिपल पे। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इसलिए इसमें काफी लोअर रहती है। प्रोडक्ट्स के प्राइस इसमें जनरली लोअर रहते हैं, कम रहते हैं अन्य टाइप के स्टोर्स की बजाय, क्योंकि ये बल्क अमाउंट में परचेज करते हैं बड़ी मात्रा में। ऑपरेशनल कॉस्ट इनकी लोअर होती है औरों के कंपैरेटिवली, क्योंकि इनमें सेल्समैन ज़्यादा नहीं रखने पड़ते हैं, क्योंकि सेल्फ सर्विस होती है, स्वयं लोग सामान अपना चुनते हैं। लो प्रॉफिट मार्जिन इनके रहते हैं। गुड्स इसमें केवल कैश बेसिस पे ही बेचे जाते हैं। सुपरमार्केट्स जनरली रहते हैं, लोकेट होते हैं सेंट्रल लोकेशंस पे और सिक्योर हाई टर्नओवर पे। नेक्स्ट है वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन मार्केटिंग के क्षेत्र में एक नया रिवॉल्यूशन है, नई क्रांति है। ये बहुत से देशों में कॉइन ऑपरेटेड वेंडिंग मशीन्स होती हैं, जिनमें हम सामान खरीदने के लिए कॉइन से पेमेंट कर सकते हैं। इसमें हॉट बेवरेज, प्लेटफॉर्म टिकट्स, मिल्क, सॉफ्ट ड्रिंक, चॉकलेट, न्यूज़पेपर वगैरह दिख जाएंगे आपको। खास तौर पे एयरपोर्ट्स वगैरह पे जब जाते हैं तो ऐसी शॉप जहाँ पे ड्रिंक्स, चॉकलेट ये सब मिलते हैं, ऐसी दुकानें बहुत मिल जाएंगी। आप उन पे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और अब तो केवल कॉइन ही नहीं, अब रुपी यानी कि करेंसी नोट भी डाल करके आप सामान खरीद सकते हैं। इनिशियल कॉस्ट ऐसी वेंडिंग मशीन इंस्टॉल करने की काफ़ी रहती है और एक्सपेंडिचर रेगुलर मेंटेनेंस का भी काफ़ी रहता है। कंज्यूमर्स फील नहीं कर सकते हैं या सामान को देख नहीं सकते हैं, क्योंकि सामान पैक्ड होता है और उसको वो खरीदने से पहले चेक नहीं कर सकते हैं। अब है मेन डॉक्यूमेंट्स एंड टर्म्स यूज्ड इन इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के मीनिंग के बारे में और जो ट्रेडर्स रहते हैं इंटरनल ट्रेड में उनके बारे में पढ़ा, कैटेगरीज के बारे में उनके, होलसेलर, रिटेलर्स, उनके टाइप्स। अब देखेंगे कौन कौन से मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो यूज होते हैं इंटरनल ट्रेड में और कौन कौन सी मुख्य टर्म्स हैं जिनका यूज किया जाता है इंटरनल ट्रेड में। सबसे पहले डेबिट नोट। डेबिट नोट का मतलब ऐसे लेटर या नोट से होता है जो कि जनरली भेजा जाता है बायर के द्वारा सेलर को, और उसमें ये स्टेटमेंट रहता है, ये जानकारी रहती है कि उसका अकाउंट डेबिट किया गया है मेंशन्ड अमाउंट से, जो अमाउंट दी गई है, ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स रिटर्न और सम अदर एडजस्टमेंट। कुल मिलाकर के इसमें किसी पार्टी को डेबिट करने का जो रीजन है वो लिखा जाता है। इसकी 2 कॉपी तैयार की जाती है डेबिट नोट की। एक कॉपी भेज दी जाती है सेलर को और दूसरी कॉपी रहती है ऑफिस में फर्दर रेफरेंस के लिए। इसको ऐसे समझें कि जैसे मान लीजिए हमने किसी से सामान खरीदा, तो जिससे हमने सामान खरीदा, सपोज करिए उससे उधार खरीदा। जब उधार खरीदा तो वो हमारा क्रेडिटर बन गया, उसको हमने अपनी बुक्स में क्रेडिटर बना दिया। मान लो वो गुड्स खराब निकल आए या पता चले बाद में जो पेमेंट की कैलकुलेशन थी वो सही नहीं थी, तो ऐसे केस में जो हमारा क्रेडिटर है, क्योंकि हमें क्रेडिटर हमारा ज़्यादा से क्रेडिट हो गया है, मान लो ओवर वैल्यूएशन हो गया बेचे गए सामान का, या कुछ सामान खराब था उसके बारे में हमने शिकायत करी कि ये सामान खराब आया है आपके यहाँ से, तो जो हमारा सप्लायर है, हमारा सेलर है, हमारा क्रेडिटर है, वो कहेगा कि ठीक है हम आपका इतना पैसा वापस कर देंगे। तो इस बारे में हम एक नोट उसके यहाँ बना के भेजते हैं कि भाई हमने अब जब आपसे सामान खरीदा था तो 10,000 रुपये का सामान खरीदा था और हमारी बुक्स में आप 10,000 रुपये से हमारे क्रेडिटर हो, हमारे लेनदार हो। अब चूंकि 1,000 रुपये का सामान जो है वो खराब है या 1,000 रुपये का सामान हम वापस लौटा रहे हैं, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन हम अपने क्रेडिटर को
1000 रुपये से कम करना चाहते हैं, तो कुल मिलाकर के हम 1000 से उसको डेबिट कर देंगे और इस काम के लिए हम उसको डेबिट नोट भेजेंगे, यानी कि उसको हम नोटिस भेज रहे हैं कि आपको हमने अपनी बुक्स में इतने रुपए से डेबिट कर दिया, ताकि आपका क्रेडिट बैलेंस जो 10,000 था अब 9,000 ही रह जाए। क्रेडिट नोट इसका जस्ट उल्टा होता है। जैसे कि हमने इसको डेबिट नोट भेजा है डेबिट करने के लिए, ठीक वैसे ही हमारा क्रेडिटर जिसने हमको अभी तक ग्राहक बनाया था 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये का अभी तक हमको ग्राहक बनाया था, यानी कि हम उसकी बुक्स में अभी तक डेबिट से 10,000 से हम कस्टमर हैं, तो वो कहेगा ठीक है कि जो 1,000 रुपये हैं वो एडजस्ट कर देते हैं, वापस कर देते हैं, तो 1,000 रुपये वो हमारे खाते में ऐड कर देगा, जोड़ेगा, यानी कि क्रेडिट कर देगा, तो वो क्रेडिट नोट भेजेगा हमारे पास, जिसके बेसिस पे हम आगे की एंट्री करेंगे। तो क्रेडिट नोट इसका जस्ट उल्टा हो गया, बाकी सारी चीजें सेम है। नेक्स्ट है परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस ऐसे स्टेटमेंट या फॉरवर्डिंग लेटर को कहा जाता है जिसमें डिटेल रहती है गुड्स की, जो कंसाइन की जाती हैं एक कंसाइनर से कंसाइनी को। यह पर्टिकुलर्स देता है, यानी कि यह जानकारी देता है क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ गुड्स के बारे में जिनको कंसाइन किया गया है, जिनको भेजा गया है। क्योंकि जो कंसाइनमेंट है वो बेकार नहीं है अभी, और कंसाइनी जो है वो बायर नहीं है, इसलिए जो फॉरवर्डिंग लेटर है वो इसके साथ भेजा जाता है और इसको इंटरिम इनवॉइस भी कहा जाता है। देखिए, जब हम किसी को सामान भेजते हैं, बेच देते हैं, जब हम किसी को सामान सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, तो हम उसके पास जो बिल बना के भेजते हैं उसको इनवॉइस कहते हैं। इनवॉइस जिसमें डिटेल जानकारी रहती है कि हमने कितने रुपए का सामान किस किस रेट में आपको भेजा। अगर ये सेल ना हो, खासतौर पे कंसाइनमेंट के केस में क्या होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के पास सामान भेज देती है इस कंडीशन पे कि अगर आपके यहाँ से बिक जाए तो हम सेल मान लेंगे, नहीं बिका तो आप वापस भी कर सकते हैं। तो एक कंसाइनमेंट भेजा गया, सामान सेल नहीं हुई, अब फिर भी सामान की डिटेल तो इसको चाहिए, क्या क्या सामान भेजा है, तो ये डिटेल के लिए प्रोफॉर्मा इनवॉइस बनता है। नेक्स्ट है इनवॉइस। अब इनवॉइस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो सप्लाई किया जाता है सेलर के द्वारा बायर को। क्रेडिट सेल के केस में खास तौर पे किसी ने पर्टिकुलर टाइप के गुड्स ऑफ सोल्ड का, इसमें ये जानकारी रहती है कि सेलर का नाम, उसका एड्रेस, पर्टिकुलर्स और पेमेंट के बारे में। इसको बिल या मेमो के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जब हम किसी को सामान बेचते हैं उधार पे, तो हम उस सामान की पूरी डिटेल, पेमेंट की टर्म एंड कंडीशन, सब कुछ लिख करके एक डिटेल्ड जो स्टेटमेंट भेजते हैं उसी को इनवॉइस कहा जाता है। नेक्स्ट है लॉरी रिसिप्ट। लॉरी रिसिप्ट एक रिसिप्ट होती है, एक सबूत होता है, एक सर्टिफिकेट होती है जो इशू की जाती है रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी के द्वारा, और तब ये रिसिप्ट तब इशू की जाती है जब गुड्स एक्सेप्ट की जाती हैं इसके द्वारा कि वो एक प्लेस से दूसरी जगह इन गुड्स को भेज देंगे। ये डॉक्यूमेंट इस बात का प्रूफ होता है कि गुड्स को बुक किया गया और ट्रांसपोर्ट किया गया, भेजा गया कंसर्न्ड ट्रांसपोर्टर के द्वारा। इसी को बिल्टी भी कहा जाता है। सामान का सेंडर यह रिसिप्ट लेकर के इस रिसिप्ट को भेज देता है उसके पास जिसने सामान खरीदा है, कंसाइनी या बायर को। कंसाइनी या बायर इस रिसिप्ट को दिखा करके ट्रांसपोर्टेशन से सामान ले सकता है, रिसीव कर सकता है। रेलवे रिसिप्ट, इसी टाइप से रेलवे रिसिप्ट भी रहती है। इसमें फर्क इतना रहता है, जब हम रेलवे से सामान भेजते हैं तो इस बात का प्रूफ रहता है कि हमने रेलवे से ये सामान भेजा है, और इसका भी वही तरीका है जैसे पिछले डॉक्यूमेंट में हमने देखा। रेलवे रिसिप्ट को भी जो सेलर है वो बायर के पास भेज देता है, बायर उस रिसिप्ट को दिखा करके अपना सामान छुड़ा सकता है रेलवे से। अगर सामान रेल के अलावा अन्य किसी माध्यम से भेजा जाए तो उसकी रिसिप्ट मिल जाती है। कैश ऑन डिलीवरी COD, यह किसी ट्रांजैक्शन का ऐसा टाइप है जिसमें गुड्स या सर्विसेज के मामले में पेमेंट की जाती है डिलीवरी के टाइम पे। एडवांस पेमेंट नहीं होती, जब सामान डिलीवर होगा तब पैसा देंगे। अगर बायर अनेबल हो पेमेंट करने में
गुड्स और सर्विसेज की, तो उसको डिलीवरी नहीं मिलेगी और सेलर को ही ये सामान वापस भेज दिया जाएगा। सपोज करिए हमने 2000 रुपये का कोई सामान अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से मंगा लिया और उसमें हमने कहा हम COD मंगा रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी। तो हम कोई कैश ना तो अभी दे रहे हैं ऑर्डर करने के साथ में, हम कहेंगे कि जब आपका सामान हमारे यहाँ डिलीवर होगा तब हम आपके पर्सन को पैसा पे कर देंगे। नेक्स्ट है फ्री ऑन बोर्ड या फ्री ऑन रेल, FOB या FOR शॉर्ट में कहा जाता है। इसका मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से होता है जब सेलर और बायर आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इस तरीके का, जिसमें सारे एक्सपेंसेस डिलीवरी के पॉइंट तक, एक कैरियर तक, चाहे वो शिप हो, रेल हो या लॉरी हो, वो सब सेलर के द्वारा बोरन किए जाएंगे। अगर सेलर के द्वारा बोरन किए जाएंगे ये सारे खर्चे, तो इसको फ्री ऑन बोर्ड FOB कहा जाता है। नेक्स्ट है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्राइट। यह सेल का वैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें सारी जिम्मेदारी ले ली जाती है सेलर के द्वारा। गुड्स का वो प्राइस इसमें चार्ज किया जाता है सेलर के द्वारा बायर से, जिसमें इंक्लूड रहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स भी, और साथ साथ इंश्योरेंस और फ्राइट चार्जेज वहां तक के डेस्टिनेशन पोर्ट तक के पे किए जाते हैं सेलर के द्वारा। तो ऐसे एग्रीमेंट को CIF बिल कहा जाता है या CIF एग्रीमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट इज एरर्स एंड ओमिशंस एक्सपेक्टेड EOE। जनरली किसी डॉक्यूमेंट के नीचे EOE वर्ड लिखा रहता है, इसका मतलब होता है कि अगर कोई एरर रह गई है डॉक्यूमेंट में तो उसको माफ किया जाए। नेक्स्ट है GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके बारे में कुछ मेन फोकस पॉइंट्स देखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंप्लीमेंट किया GST 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया। GST एक डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल टैक्स है गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पे, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक जब गुड्स जाती हैं, और रिप्लेस करता है ये बहुत से इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पहले लगाती थी। उनकी जगह एक नया टैक्स GST अस्तित्व में आ चुका है। GST ने रिप्लेस किया लगभग 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को, जिसमें लगभग 8 सेंट्रल और 9 स्टेट लेवल के हैं। 23 सेसेस को सेंटर और स्टेट लेवल के, यानी कि कर के अलावा, टैक्स के अलावा जो सेस भी होते हैं उनको भी इसने रिप्लेस किया। सबकी जगह मिलाकर के एक टैक्स GST बन गया। GST में शामिल हैं GST, CGST, SGST यानी कि स्टेट GST, CGST सेंट्रल GST। अगर कोई ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट है यानी कि एक ही स्टेट के अंदर है तो उस पर जो टैक्सेस लगेंगे, अगर वो स्टेट है, जैसे कि यूपी में कोई सामान कानपुर से आगरा बेचा गया, खरीदा गया, तो इस पे कौन कौन सा टैक्स लगेगा? इस पे सेंट्रल GST लगेगा और SGST लगेगा। अगर यह इंट्रा स्टेट कोई दिल्ली है, यानी कि दिल्ली के एक शहर से दूसरे शहर में गया सामान, तो दिल्ली एक UT है, तो वहां पे UT GST लगेगा प्लस CGST। IGST जो है वो इंटर स्टेट के लिए है और ये चार्ज किया जाता है उस घटना पे जिसमें कोई वैल्यू एडिशन हुआ हो और सप्लायर ऑफसेट करता हो लेवी ऑन इनपुट्स इन द प्रीवियस स्टेजेस ऑफ वैल्यू चेन थ्रू द टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म। मतलब जो सप्लायर होता है वो आगे जब सप्लाई करता है, बेचता है, उससे टैक्स लेता है और एडजस्ट दे के आ चुका है पिछले सप्लायर को। इसको एक एग्जांपल से समझें। जैसे एक्स ने कहीं से सामान खरीदा 1000 का सेल करने के लिए, और सपोज करिए GST का रेट इस पे 10% है, तो इस 1000 पे इसने पे कर दिया होगा 10% के रेट से 100 रुपया। अब चूंकि ये बिजनेसमैन है तो ये सरकार से कहेगा कि साहब मेरे से क्यों टैक्स लेते हो, मैं तो बिजनेस कर रहा हूं, और ये जो GST है ये तो इनडायरेक्ट टैक्स है, तो मेरे पे क्यों लगा रहे हो? तो सरकार इसको कहेगी कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इसलिए आपको देना ही नहीं पड़ेगा अगर आप इसको सेल करने के लिए खरीद रहे हैं। ये तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, इसका भार डेस्टिनेशन पे पड़ेगा, कंज्यूमर पे पड़ेगा, आप पे नहीं पड़ेगा। तो कैसे नहीं पड़ेगा? उसका सिस्टम है
कि इसने 1,000 रुपये में सामान खरीदा और 100 रुपये इसने टैक्स दे दिया, तो सरकार ने कहा कि ये 100 रुपये, क्योंकि आप बिजनेसमैन हो तो आपका कोई जीएसटी नंबर होगा, तो हम आपके जीएसटी नंबर में 100 रुपये लिख देते हैं आपके आए हुए, यानी कि क्रेडिट। इसी को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं कि आपका जो टैक्स है वो हमारे पास आ चुका है। 100 रुपये आप जिस ग्राहक से कलेक्ट करोगे उससे ये 100 रुपये काट लेना। तो अब मान लो इसने ये 1,000 रुपये का सामान में 200 रुपये का वैल्यू एडिशन किया, अपनी कोई मेहनत लगाई और सामान की कीमत कर दी 1200 रुपये। तो अब 1200 रुपये सामान की कीमत कर दी और 1200 रुपये में इसने सामान आगे बेचा, तो अपने ग्राहक से ये वसूल करेगा 120 रुपये टैक्स के। अब जब ये 120 रुपये टैक्स के वसूल करेगा तो सरकार कहेगी कि देखो तुमने 120 वसूल कर लिए, 100 अपना काट लो जो तुम पे करके आ गए थे पिछले व्यापारी को, और 20 रुपये हमें दे दो, यानी कि ये सरकार को 20 रुपये दे देगा। तो इस तरह वैल्यू एडिशन पे केवल टैक्स लगता चला जाता है और इसको अपने जेब से कुछ बियर करना नहीं पड़ता है, और ये अमाउंट नेक्स्ट जो कंज्यूमर होता है उसको बियर करनी पड़ती है, क्योंकि उसने अब पूरा ये पैसा बढ़ा हुआ टैक्स का 120 रुपये वो देगा। लास्ट डीलर सप्लाई चेन में जो होता है वो पास करता है एडिड जीएसटी, जितना भी जीएसटी अब तक इस तरीके से एडिड होके आएगा कंज्यूमर को। अल्टीमेटली जो लास्ट डीलर है वो भी कंज्यूमर से जब टैक्स लेगा तो जो पहला वो अब तक पे कर चुका है इनपुट टैक्स, उसको काट करके बाकी बचा हुआ सरकार को दे देगा। इस तरह जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, जहां पे कंजम्पशन हो रहा है वहां पे वो टैक्स फाइनली पे करना होगा और वहीं की सरकार को इसको मिलेगा भी, इसका बेनिफिट भी मिलेगा। प्रोविजन जिसमें अवेल किया जाता है इनपुट क्रेडिट हर स्टेज पे, चाहे कैसा भी सामान है। इनपुट इसलिए क्रेडिट किया जाता है, मतलब एक बिजनेसमैन का इनपुट इसी को कहते हैं, जैसा आप ये डिस्कस कर रहे थे कि 1,000 का सामान लाया 100 दे के आया, आगे इसने बेचा बढ़ा करके तो 120 टैक्स कलेक्ट किया, तो 120 में से 100 काट लिया, यानी कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट इसने यूज कर लिया और बाकी 20 रुपये केवल सरकार को दिया। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि कैस्केडिंग इफेक्ट से बच जाए। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? ये होता है टैक्स ऑन टैक्स। जीएसटी में जो कैस्केडिंग इफेक्ट है वो इसी वजह से खत्म है, क्योंकि केवल वैल्यू एडिशन पे ही लगता है टैक्स, बाकी अमाउंट पे नहीं देना पड़ता है। इसकी की फीचर्स कौन सी हैं? की फीचर्स हैं टेरिटोरियल स्प्रेड ऑफ जीएसटी होल कंट्री, पूरे देश में जम्मू कश्मीर सहित जीएसटी लागू है। जीएसटी एप्लीकेबल है गुड्स और सर्विसेज दोनों की ही सप्लाई पे। यह ध्यान रखने की बात है कि सप्लाई पे लगता है। यह बेस्ड है डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल, कंजम्पशन प्रिंसिपल, यानी कि जहां पे कंज्यूम हो रहा है, डेस्टिनेशन फाइनल लास्ट में जहां पे है सामान का, ये टैक्स वहां पे अल्टीमेटली बियर करना पड़ता है वहां, और वहीं की सरकार को ये प्राप्त भी होता है। जबकि पिछला जो टैक्स था वो ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन था, जहां पे टैक्स का जो सारा बेनिफिट होता था वो उस स्टेट को होता था जहां पे ओरिजिन था सामान का। इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रीट की जाएंगी, अगर गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट की जाती हैं अन्य किसी देश से तो उनको एक इंटर स्टेट सप्लाई ट्रीट किया जाएगा और उन पे आईजीएसटी लगेगा जो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस पे लगता है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी ये लेवी किए जाते हैं म्यूचुअली एग्रीड रेट पे, जो कि सेंटर और स्टेट मिलकर के तय करते हैं जीएसटी काउंसिल के तहत। जीएसटी काउंसिल एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है जीएसटी के मामले में, जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सभी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। अभी कुल मिलाकर के 4 टैक्स स्लैब हैं, जिनमें एक 5%, एक 12%, एक 18% और चौथा 28% है। एक्सपोर्ट्स एंड सप्लाईज टू एसईजेड आर एट 0 रेटेड। मतलब ये है, एक तो एक्सपोर्ट यानी कि अगर विदेशों पे आप सामान भेजते हैं बेचते हैं, दूसरा अगर आप सप्लाई करते हैं किसी एसईजेड को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसे जोन या ऐसे एरिया होते हैं किसी देश में जिनको देश की सरकार घोषित कर देती है कि इनमें जो इंडस्ट्री है वो एक्सपोर्ट बढ़ाने के मकसद से काम कर रही है, और इसलिए अगर इस इंडस्ट्री में यानी कि इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई इंडिया का सप्लायर सप्लाई करता है तो उसको ऐसे ही माना जाएगा जैसे वो एक्सपोर्ट कर रहा हो। तो यहाँ पे कोई जीएसटी इनको देना नहीं पड़ता है, इसलिए 0 रेटेड टैक्स इसको कहा जाता है।
देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स अवेलेबल टू द टैक्स पेयर। टैक्स पेयर के पास बहुत सारे मेथड हैं टैक्स पे करने के, जिसमें इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेफ्ट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इन सभी से पेमेंट सीधा किया जा सकता है। जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल एक ऐसी बॉडी है जो डिसीजन मेकिंग का काम करती है जीएसटी के संदर्भ में। इसके चेयरमैन हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे, जो भी होंगे। इसका वाइस चेयरपर्सन जो मिनिस्टर होंगे डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के, उनमें से किसी एक का चुनाव किया जाएगा। मेंबर्स MOS फाइनेंस के, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और दूसरे मिनिस्ट्रीज के मेंबर फाइनेंस या टैक्सेशन के, वो भी इसके सदस्य होंगे। कोरम 50% है टोटल मेंबर्स का। जितने भी मेंबर हैं अगर 50% आ जाते हैं तो कोरम पूरा हो जाता है। स्टेट्स have 2/3 weightage and center has 1/3 weightage. Decision is taken by 75% majority. मतलब जब कोई डिसीजन करना होगा तो वहां पे सेंटर का जो वेटेज होगा वो होगा 2/3 और स्टेट का जो होगा वो होगा 2/3 वेटेज सभी स्टेट्स का, और सेंटर का अकेले का वेटेज 1/3 होगा। कोई डिसीजन तभी लिया जाएगा जब डिसीजन के पक्ष में 75% मेजॉरिटी हो जाएगी इन दोनों में से मिलाकर। काउंसिल कोई रिकमेंडेशन कर सकती है किसी भी चीज के बारे में जो जीएसटी से रिलेटेड हो, कोई रूल, रेट एटसेट्रा। जीएसटीएन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे आईटी सिस्टम को मैनेज करती है जीएसटी पोर्टल।